दोस्तों नमस्कार, मैं आपका अपना मित्र अशोक गुप्ता ट्रू मीडिया के माध्यम से आपके सामने उपस्थित हुआ हूँ। दोस्तों, मैं अपनी जीवन की जर्नी का कुछ भाग आपसे शेयर करना चाहूँगा। मेरा जन्म दिल्ली में हुआ था और मेरे फादर साहब जो है गवर्नमेंट सर्विस में थे, गजटेड ऑफिसर पोस्ट में थे और बार बार उनके ट्रांसफ़र्स होते थे और हम किराए के मकान में रहते थे। जब किराए के मकान में रहते रहते हम दुखी हो गए तो हमारे फादर साहब ने सोचा कि हम अपना मकान बनाएं और उन्होंने किसी मित्र के ज़रिए एक प्लॉट लिया 200 गज का और इंदिरापुरी कॉलोनी थी, वहाँ पर उन्होंने मकान बनाना शुरू किया। और जिस मकान मालिक से हमने मकान किराए पे लिया हुआ था उसने कहा जी कि दिवाली के दिन मेरे बच्चे गांव से आएंगे और मुझे दिवाली पे मकान चाहिए। तो फादर साहब ने बड़ी स्पीड से उस मकान को बनाना शुरू किया और मुझे आज भी याद है कि हम 8th क्लास में पढ़ते थे और मकान में अभी एक कमरा ही बना था और छोटी दिवाली की रात को हमने ट्रक लिया और मकान शिफ्ट कर लिया। उससे मुझे लगा कि पहले मैं सोच रहा था कि 4 दिन लेट भी हो जाते तो क्या होता, लेकिन ये मुझे लगा कि ज़ुबान की कोई वैल्यू होती है। फादर साहब ने उसको ज़ुबान दे दी कि दिवाली पे तू अपने परिवार को बुला लियो, तो वो उसका परिवार आ गया और हम शिफ्ट हो गए। अब साउथ दिल्ली से इंदिरापुरी में शिफ्ट होना, इस दिल्ली की एक छोटी सी कॉलोनी में, बहुत दुर्भर था। हमारी माताजी का जन्म करोल बाग जैसे एरिया में हुआ था और आपको क्या मैं शेयर करूं, हमारी माताजी का जन्म हुआ जब तो हमारे नानके में गाड़ी थी। अब वहां आने के बाद हैंडपम्प था, पानी की सुविधा नहीं थी, बिजली की सुविधा नहीं थी और हम लोग बच्चे जब स्कूल जाते थे तो जितनी हमारे घर में बाल्टियाँ थी पानी की वो सारी भर के जाते थे कि माताजी को दिक्कत ना हो। और सुबह हम दूध का डिब्बा स्कूल साथ लेके जाते थे, वहाँ दूध की डेयरी थी, वहाँ डिब्बा रखते थे और वापसी में दूध लेके घर आते थे। तो वो स्ट्रगल हमने उस टाइम देखा कि कैसे बड़े शहर से छोटी जगह आने पर हमें क्या दिक्कतें हुई। उसके साथ साथ हमारी लाइफ बढ़ती गई और इससे हम उभरते गए, थोड़े बड़े हुए, कॉलेज में गए, गाज़ियाबाद कॉलेज में पढ़े। उसकी जो उस टाइम भी हमने साइकिल होती थी, साइकिल पे वहाँ से करीबन 15 किलोमीटर स्कूल कॉलेज जाना, 15 किलोमीटर आना, वो सारा का सारा हम करते रहे। खैर एनीवे, जब हम थोड़े और बड़े हुए तो हमने रोज़गार के बारे में सोचना शुरू किया कि क्या करें। रोज़गार में भी बड़ा स्ट्रगल किया, कभी एक बिज़नेस बदलते थे, उसमें कुछ नहीं हो पाता था, फिर दूसरा बदला, उसके अंदर बड़ी मेहनत की। जब मौका आया तो देखा कि देश के हालात बदलते गए, इकोनॉमिक व्यवस्था बदलती गई, लेकिन हम डरे नहीं, करते गए। लेकिन मैं इस मौके पे आपसे एक बात शेयर करना चाहूँगा कि शायद आपको स्ट्रगल का पता लगे। हम एक दिन ईस्टर्न कोर्ट में, पोस्ट ऑफिस है, तो वहाँ ईस्टर्न कोर्ट पोस्ट ऑफिस में गए हुए थे, मैं और मेरी सिस्टर साथ थे। वहाँ पर बारिश हो गई और हम बारिश रुकने की इंतज़ार कर रहे थे कि बारिश रुके तो हम बाहर जाएँ। एक बच्चा आया, उसके हाथ में ब्रश था और पॉलिश की डिब्बी थी। वो कह रहा अंकल पॉलिश करा लो। मैंने कहा बेटा बाहर बारिश हो रही है, पॉलिश करा के क्या करेंगे। उसने कहा अंकल करा लो। तो मैंने अपनी जेब में हाथ डाला और 20 रुपये का नोट उसको दिया कि तू सोच तूने पॉलिश कर ली है। लेकिन वो बच्चा माना नहीं, कहने लगा, मैंने कहा भाई, कहने लगा अच्छा आपने मेरी मदद करनी है तो एक दूसरे तरीके से करो। मैंने कहा बताइए। तो वो ये कहने लगा कि आप जो बूट पॉलिश करने वाली पेटी होती है जिसमें हम लोग जूता रख के पॉलिश कराते हैं, वो उसके पास नहीं थी। वो ये कहने लगा कि आप मुझे पेटी ले दो, तो आप मेरी मदद करना चाहते हो क्योंकि मेरे पास कस्टमर नहीं आते, वो मेरे हाथ में ब्रश और वो देखकर कंफर्टेबल फील नहीं करते तो पॉलिश नहीं कराते, तो आप मुझे जो है वो एक पेटी लेकर दे दो। मैंने सोचा 1 मिनट, मैंने कहा कितने की आएगी। सस्ता टाइम था, उसने 200 रुपये, 150 रुपये, 250 रुपये जो भी बताया, मुझे याद है मैंने उसको पैसे दे दिए। सिस्टर कहने लगे कि ये ऐसे ही होता है इनका काम। मैंने कहा हमने दे दिए ना, कुछ तो करेगा ही। और मैं इस बात को भूल गया। 1-1.5 महीने बाद मेरा वहाँ जाना दोबारा हुआ तो मैंने नहीं ध्यान दिया था, उस बच्चे ने मुझे आवाज़ लगाई, अंकल अंकल। मैंने कहा हाँ बेटा। कहना मैंने पेटी ले ली है देखो, और मैं आज आपके जूते पे पॉलिश करूँगा। तो मुझे बड़ी खुशी हुई कि मेरी वजह से एक आदमी का रोज़गार बढ़ा। अब वहाँ पर आने के बाद उसने पॉलिश की बच्चे ने, और मेरे को इंटरनली बहुत खुशी मिली कि मैंने एक बच्चे की मदद की, या कह लो या ईश्वर ने मेरे से एक बच्चे की मदद करवाई।
तो इस टाइप के स्ट्रगल्स चलते गए। मौका आया कंप्यूटराइज होने का। राजीव गांधी जी के टाइम कंप्यूटराइज हुआ तो हम लोग भी उसके साक्षी थे कि कंप्यूटर में कैसे काम होगा, क्या होगा। इंटरनेट तो बाद में आया। तो उस टाइम बड़ा हापादापी थी, लोगों के बीच में बेचैनी भी थी कि कंप्यूटराइज होगा तो नौकरी चली जाएंगी। लेकिन धीरे 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 लोगों को समझ में आई, वर्ल्ड में 1 नंबर पे आईटी पे। तो इस तरीके से दिशा भी बदलती गई और काम भी बदलते गए। कई चीज़ें ऐसी हुई कि हमारे पिताजी बीमार थे और लोग ये कहते हैं कि मेडिकल सुविधा नहीं मिली इसलिए आदमी चला गया। हम अपने घर से, पिताजी को रात के टाइम तबीयत ख़राब हुई, उनको एक नर्सिंग होम में ले गए। नर्सिंग होम ने, डॉक्टर ने चेकअप वेकअप किया और कहने लगा कि आप इनको किसी बड़े अस्पताल में ले जाओ, और उसने इंजेक्शन वगैरह भी दिए। वहाँ से हम स्टीफन हॉस्पिटल में ले गए। स्टीफन हॉस्पिटल में जाने के बाद उन्होंने भी चेकअप वेकअप किया और उन्होंने कहा जी हमारे यहाँ तो आईसीयू में बेड नहीं है, आप इनको एस्कॉर्ट ले जाओ। हम उनको एस्कॉर्ट ले गए। एस्कॉर्ट ले जाने के बाद डॉक्टर ने बड़ी कोशिश की, लेकिन ईश्वर का बुलावा था, वो चले गए। लेकिन हमने सोचा कि लोग जो कहते हैं कि इनको मेडिकल सुविधा नहीं मिली इसलिए चले गए, लेकिन उनको तो सारी मेडिकल सुविधाएं मिली थी। हमने उनसे बहुत कुछ सीखा। और सबसे कमाल की बात यह है कि हमें उनके जाने के बाद पता लगा कि हमें उनसे कितना प्यार था। जिस टाइम तक थे उस टाइम हमें कभी महसूस ही नहीं हुआ कि हम अपने फादर से प्यार करते हैं। मैं आपको बताना चाहूँगा कि मैंने अपने बच्चे के रिश्ते की बातचीत की और लड़की पसंद आ गई, सब कुछ हो गया, और जैसा जो छोटी मोटी रस्म होती है पूरी हुई, और मैं एक कोने में खड़ा होकर रो रहा था। लड़की के ताऊजी ने पूछा क्या हो गया, आपको रिश्ता पसंद नहीं है क्या? मैंने कहा नहीं, रिश्ता तो पसंद है, पर मैं अपने फादर को मिस कर रहा हूँ। तो दोस्तों, बुजुर्गों का जो साया होता है, उनका जो आशीर्वाद होता है, वो हमें बाद में, उनके जाने के बाद पता लगता है कि हम उनसे कितना प्रेम करते थे, करते हैं। आज भी हमारे घर में कुछ भी होता है तो हम अपने फादर को मिस करते हैं, क्योंकि हमने उनसे बहुत कुछ सीखा है। और सीखने के साथ साथ जैसे कि उनके पास ईमानदारी थी, वो गजटेड ऑफिसर है, उन्होंने कभी बेईमानी नहीं की। तो हमारे खून में भी है कि हम बेईमानी नहीं करें, हमारे बच्चों के खून में भी है, वो बेईमानी नहीं करते। तो बहुत से सारे ऐसे हादसे हुए जिनको कर सकते हैं, सोच सकते हैं जिनके बारे में। इसी तरीके से हमारे घर मेरी डॉटर इन लॉ को डिलीवरी होने वाली थी। तो आजकल जैसे सीजरियन का टाइम है, डॉक्टर ने टाइम दे दिया था कि फलाने दिन होगी। हम सब गए और डिलीवरी के लिए बच्चे चले गए, और जब डिलीवरी हुई डॉक्टर ने बाहर आके बताया कि आपके घर में पोता है। हम रो रहे थे तो किसी ने हमसे कहा क्या लड़की हो गई? हमने कहा नहीं, क्योंकि हमारे घर में ये खुशी 28 साल के बाद आई थी। मेरी बेटी 28 साल की थी और हम फादर को मिस कर रहे थे। तो ये सारी की सारी चीज़ें हैं जो हमने देखी भी हैं, अनुभव भी किए हैं और समाज के अंदर जी भी रहे हैं। हालात बदलते रहे लेकिन हम नहीं बदले। मैं आप सबको इसी तरीके से बताना चाहूँगा कि आपके जो भी हालात हों। मैं एक चीज़ और शेयर करना चाहूँगा कि मेरे एक दोस्त के ऊपर कोई मुसीबत आई और उसी मुसीबत में मैंने उसका साथ दिया, और वो ऐसी मुसीबत थी जिसमें मैं 1-2 लाख रुपए कमा भी सकता था, लेकिन मैंने नहीं कमाए। और लोगों ने मेरे को बेवकूफ़ कहा कि आप पैसे कमा सकते थे, आपने क्यों नहीं कमाया? मैंने नहीं कमाया। और उसके 1-1.5 महीने बाद मेरा एक्सीडेंट हो गया। मेरे 2 छोटे बच्चे थे, वो मेरे साथ थे स्कूटर पे। एक्सीडेंट हो गया और जब मेरा सिर ज़मीन में लगने लगा तो मुझे याद आया कि मेरे साथ मेरे 2 बच्चे हैं। ईश्वर ने मेरे को कॉन्शियस रखा और कुछ लोगों ने मुझे हॉस्पिटल पहुंचाया। मैं अपने 2 बच्चों को लेके हॉस्पिटल पहुंचा और मेरी ट्रीटमेंट हुई और ईश्वर ने बचा दिया और बच्चों को भी सुरक्षित रखा। लेकिन मेरे दिमाग में वो पिक्चर घूम गई जो मैंने पैसे नहीं कमाए थे, शायद इसीलिए मेरे बच्चे और मैं सुरक्षित थे। तो हमें अपने कर्मों का भी ध्यान रखना चाहिए। कर्मों का हिसाब हमें यहीं देना होता है। चाहे अच्छे करेंगे तब भी देना पड़ेगा, बुरे करेंगे तब भी देना पड़ेगा। तो इसलिए हमें जो भी है वो लौट के आता है, जो कि बुजुर्ग कहते हैं। तो ऐसा हमने सोचा, ऐसा किया। उसके बाद कोरोना काल आया। कोरोना काल के अंदर लोग भी कर रहे थे भागदौड़, हमने भी कोशिश की। 3-4 दोस्तों ने मिलकर एक ग्रुप बनाया और
जैसे और मदद कर रहे थे, हमने भी लोगों की मदद की, चाहे वो राशनिंग की मदद हो, चाहे मेडिसिन की मदद हो, चाहे कुछ और हो। किसी तरीके से वो काल कट गया। काल कटने के बाद इस काल में हमने सीखा कि बहुत से लोग हैं जिनको मजबूर हैं, जिनको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, और हमने फिर एक ज्ञान फाउंडेशन नाम की संस्था बनाई। संस्था के थ्रू हमने लोगों तक जाना शुरू किया, शिक्षा के क्षेत्र में काम किया, छोटे बच्चों को देखते थे हम, अनाथ आश्रम में काम किया, वृद्धाश्रम में काम किया, साहित्य में काम किया। और साहित्य में काम करते हुए हमने जो लोग हिंदी से दूर हो रहे थे उनकी मदद करने के लिए कुछ बुक्स अन्य प्रकाशकों से लेकर बच्चों तक और बड़ों तक पहुंचाई कि वो पढ़ें इसको, और पढ़ने के बाद जो है मोटिवेट हों। इस तरीके का हमने शुरू किया। शुरू करते करते एक और बुरा एक्सपीरियंस आया मेरा। एक्चुअली ना प्रिंटिंग का बिज़नेस है। एक महोदय आए, उन्होंने काफ़ी काम करा लिया लेकिन पैसे नहीं दिए। सोचता रहा कि मैंने क्या बुरा किया था, लेकिन उससे मुझे एक एनर्जी मिली। एनर्जी ये मिली कि मैंने प्रकाशन का काम शुरू कर दिया। अद्विक पब्लिकेशन के माध्यम से मैंने अपनी एक पहचान बनाई और बड़े बड़े राइटरों से मिला, और करीबन 300 लोगों की किताबें मैंने छापी, प्रकाशित की। बुक फेयर में भी जाते हैं हम लोग। और उस एक ठोकर ने, जो कि मेरे साथ किसी ने बेईमानी की थी, मेरे को मोटिवेशन मिला और मैं एक प्रकाशक भी बन गया। तो दोस्तों, मैं आपको यही सुझाव दूंगा, कभी भी अपनी उससे डगमगाइए मत और उसको आगे बढ़ने की चेष्टा रखिए कि आगे बढ़ेंगे। और ये हमेशा याद रखिए, ईमानदारी से जो भी आप काम कर रहे हैं वो प्रभु भी देख रहा है। क्योंकि इसके अंदर एक चीज़ और भी है कि जब कभी हम कोई गलत काम करने लगते हैं, छोटा सा बच्चा आता है तो मुझसे डर जाते हैं। और वैसे हम कहते हैं ईश्वर जो है सब जगह है। जब हम भूल जाते हैं कि ईश्वर तो देख ही रहा है ना इस गलत काम को, बच्चे से डर रहे हैं लेकिन ईश्वर से नहीं डर रहे। तो ये सारी चीज़ें हैं जिसको कि आपको और हमें सोचना है और अपने आगे बढ़ने का रास्ता बढ़ाना है। तो मैं आपको एक बार फिर धन्यवाद के साथ शुक्रगुजार हूँ ट्रू मीडिया का, जिन्होंने मुझे मौका दिया। धन्यवाद, नमस्कार।